नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत हम पिछले सालों के अंदर जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को व्याख्या सहित आपके सामने अच्छे तरीके से रख रहे हैं। आपको ये प्रश्न सभी समझ में भी आ रहे होंगे और हम आपसे ये एक रिक्वेस्ट करते हैं, परम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जो प्रश्न हम करवा रहे हैं इनके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ये नोट्स बनाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि निकट भविष्य में यदि किसी का भी एसएससी या रेलवे कोई भी पेपर कंडक्ट कराती है तो जब रेलवे या एसएससी का कोई भी पेपर हो तो मात्र पेपर से 2-4 दिन पहले जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उन नोट्सों को आप उठाकर तुरंत पढ़ ले और तुरंत एक बार रिपीट हो जाए और आपको समझ में आ जाए। इसलिए हम ये नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हैं ताकि साथ के साथ में जितने भी पर्सन हो, लगभग 1000 के समथिंग पर्सन पहुंच जाएंगे, तो ये 1000 पर्सन आप तुरंत रिवाइज कर ले। और लगभग हम ये आश्वासन देते हैं कि जो 1000 पर्सन करवाएंगे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर लगभग कम से कम 30 से 35 पर्सन होंगे और उनकी अच्छे तरीके से व्याख्या भी करवाएंगे, अच्छे तरीके से उसका आंसर भी बताएंगे और आंसर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और लगभग ये 1000 के समथिंग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पहुंच जाएंगे और 1000 प्रश्नों में से लगभग 10 से 15% आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 10 से 15% बहुत ज़्यादा है, 10 से 15% कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। यदि किसी का भी जैसे रेलवे वगैरह, एसएससी या दिल्ली पुलिस वगैरह का कोई एग्जाम होता है तो उसके अंदर 10 से 15% बहुत ज़्यादा है। एचएसएससी वगैरह के अंदर भी पर्सन आने की संभावना है। तो आप साथ के साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम लगभग 1.5 मिनट गुजर चुका है तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किया था उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये आपसे क्या पूछ रहा है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ कब था, तो आपने याद रखना है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 के अंदर। लेकिन 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में। उस समय एक सीमा आयोग बनाया गया था। वो सीमा आयोग जिसका कार्य क्या होता था, उस सीमा आयोग का कार्य था दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करना। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है और पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो आपने याद रखना है 14 अगस्त को मनाता है। ये याद रखिएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ आपको मालूम है। लेकिन इसी के साथ में एक चीज़ हम और जोड़ देते हैं और वो चीज़ क्या है कि गणतंत्र दिवस के ऊपर लाल किले के ऊपर झंडा कौन फहराता है, तो आपने याद रखना है गणतंत्र दिवस पर फहराता है राष्ट्रपति और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर झंडा कौन फहराता है, तो प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं। याद रखिएगा 26 जनवरी को कौन फहराता है, राष्ट्रपति, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मौके के ऊपर कौन फहराता है झंडा, तो आपने याद रखना है कौन फहराता है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री जी। जो भी देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री रहेगा वही 15 अगस्त के ऊपर झंडा फहराएगा लाल किले के ऊपर। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना, यह भी पूछ लिया जाता है कई बार कि झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। ये क्वेश्चन आपको पता होगा। लेकिन आरपीएफ के एग्जाम के अंदर, आरपीएफ रेलवे का एक एग्जाम हुआ था आरपीएफ का, और उस आरपीएफ के पेपर के अंदर पता है क्या पूछा गया था, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा गया था और पहला ऑप्शन 3:2 ही दे दिया, तो अधिकतर बच्चों का गलत हो गया था। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3:2 और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो 2:3 आएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता की। भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र होते हैं 15 अगस्त 1947 को। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। विभाजन के पश्चात दोनों देशों के बीच में जो सीमा रेखा का कार्य जिस आयोग को सौंपा गया था उस आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो आप याद रखिएगा उस आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे सर जॉन रैडक्लिफ या सर सिरिल रैडक्लिफ, एक ही बात है। तो आप याद रखिएगा जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का कार्य जिस आयोग को सौंपा गया था उस आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे सर जॉन रैडक्लिफ या सर सिरिल रैडक्लिफ। ये उस समय 1947 में लंदन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके बाद में लगभग 1977 के समथिंग इनकी डेथ हुई थी, किसकी, सर जॉन रैडक्लिफ की। तो आपने ये याद रखना है भारत और पाकिस्तान
जब विभाजन हुआ था उस समय जो सीमा आयोग बना था, उस सीमा आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे सर जॉन रेडक्लिफ, और इसी के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में एक रेखा खींची गई जिसका नाम क्या था, रेडक्लिफ रेखा, या इसी व्यक्ति के नाम पर उस रेखा का नाम पड़ा था। क्वेश्चन सीधा प्रश्न पूछेगा HSSC, SSC या रेलवे, आपसे क्या क्वेश्चन करेगा कि ये क्वेश्चन सीधा भिड़ते ही आपसे क्वेश्चन करेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा कौन सी, रेडक्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, जो 27 अप्रैल 1914 के अंदर खींची गई थी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में पूछे या POK और अफगानिस्तान के बीच में पूछे तो आप बता देना डोरंड रेखा, जो 1896 में खींची गई थी। डोरंड रेखा जिसका निर्धारण 1896 में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 के अंदर हुई थी। याद रखना, अल्फ्रेड नोबल जिसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसकी डेथ 1896 के अंदर हुई थी। और आपने याद रखना है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत कब की थी, 1896-97 के अंदर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत किसने की, तो आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है। आपसे ये पूछ रहा है कि हम मान लेते हैं कि अपने पास में ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह कौन से पड़ते हैं। तो इस तरफ तो जो ग्रह पड़ता है उसका नाम क्या है, तो आपने याद रखना शुक्र ग्रह पड़ता है। और इस तरफ जो ग्रह पड़ता है उसका नाम क्या है, तो आपने याद रखना है मंगल पड़ता है। तो ये चीजें आपने याद रखना है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह पड़ते हैं, तो आपने याद रखना है शुक्र, और कौन सा पड़ता है, मंगल। अब यहां से क्वेश्चन क्या उठता है वो देखें। यहां से क्वेश्चन ये उठेगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं शुक्र को। पृथ्वी का बहीन ग्रह किसे कहते हैं, तो आपने याद रखना है शुक्र को। पृथ्वी का बहीन ग्रह किसे कहते हैं, तो आपने याद रखना है शुक्र को कहा जाता है। इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है, इसी कारण पृथ्वी का बहीन ग्रह, सिस्टर प्लैनेट के नाम से, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, तो आपने याद रखना शुक्र। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि पृथ्वी कौन से दो ग्रहों के मध्य, शुक्र और मंगल के बीच में, या मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी विद्यमान है। तीसरा प्रश्न यहां पर यह पूछेगा, पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह, पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे शुक्र। और दूसरा नजदीक का ग्रह पूछे तो आप बता देना मंगल, मार्स बता देना। तो ये याद रखिएगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं, शुक्र को कहा जाता है। और याद रखना है, पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और पृथ्वी कौन कौन से ग्रहों के मध्य, शुक्र और मंगल के मध्य है। लेकिन ये आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, जिसके ऊपर लगभग 96% CO2 मिलती है। और पृथ्वी का बहीन ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र को। हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माता है, ये हमारी माता, तो ये पृथ्वी की बहीन है शुक्र पृथ्वी की बहीन है। तो पृथ्वी हमारी माता है और ये आपकी माता की बहन आपकी मौसी, लेकिन ये मौसी थोड़ी गर्म मिजाज की है, और ये मौसी आपकी माता को भी ऐसा ही बनाना चाहती है। आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर वो भी बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा, ये तो एक समझाने योग्य बातें थी, बस ज्यादा इसको लाइफ में ना ले। देखें, पृथ्वी का बहीन ग्रह शुक्र है, लेकिन सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे चमकीला या सबसे गर्म ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, तो आपने याद रखना है शुक्र है। सभी प्रश्न क्लियर हैं, अच्छे तरीके से क्लियर करें। आप भविष्य में, निकट भविष्य में या जिंदगी में आप ये ना सोचें कि हम 5 मिनट में 50 प्रश्न कर जाएं, ऐसा नहीं है। बस आप 5 मिनट में 2 क्वेश्चन कर ले, लेकिन उन क्वेश्चनों को ऐसा कर ले कि जीवन भर उन प्रश्नों को भूले नहीं। आप साथ के साथ में लिख ले इन प्रश्नों को। आप लिखेंगे तो बेहतरीन अच्छे नोट्स बनेंगे, और आप अपनी राइटिंग के अंदर जो नोट्स लिखेंगे, आप अपनी राइटिंग में जो नोट्स बनाएंगे, उससे बेहतरीन मार्केट में कोई बुकें नहीं है। आप अपनी राइटिंग में जिस प्रकार आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है, चाहे आपको देसी लैंग्वेज में समझ में आता है ना, तो देसी में ही लिखिएगा, ठेठ देसी में लिख लीजिएगा, लेकिन आप लिखिए अपनी भाषा के अंदर। चलिए, क्योंकि लिखते वक्त ही याद हो जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगला प्रश्न वो ये है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। देखिएगा, इस प्रकार से अपने पास में ये जो क्षेत्र है ये पड़ता है, ये पूर्वोत्तर भारत है, पूर्व की दिशा है, याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है, ये हमारे पास में पड़ता है एक देश जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था, बर्मा के नाम से। म्यांमार का नाम बर्मा क्यों पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो जनजाति थी, यहाँ पर सर्वाधिक रहने वाले थे,
वो बर्मी कास्ट से संबंधित थे और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था, बर्मा पड़ा था। लेकिन याद रखिएगा बर्मा को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, म्यांमार के नाम से। म्यांमार भारत के साथ में कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो आपने याद रखना 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। म्यांमार भारत के साथ में 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। म्यांमार के साथ में भारत के कितने राज्य लगते हैं, 4 राज्य लगते हैं, जिसमें नाम आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नाम आता है नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर और उसके बाद में नाम आता है मिजोरम का। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये म्यांमार के साथ में 4 भारतीय राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा 1643 किलोमीटर है। लेकिन अब वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो म्यांमार के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाता। अब आपको यह पता चला गया कि म्यांमार के साथ में सीमा रेखा बनाने वाला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। यदि इनसे कोई बाहर ऑप्शन में होगा तो वहीं उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, असम, असम पहली बार हो गया, असम तो लगता ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर भी लगता है, असम नहीं लगता, तो असम आंसर गलत हो जाएगा, तो याद रखिएगा। उसके बाद में नाम नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से नवाजा गया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज तक जो भी भारत के राष्ट्रपति बने हैं उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति बनने के बाद ही भारत रत्न मिला है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो राष्ट्रपति नहीं बना था परंतु उससे पहले ही भारत रत्न मिल गया था। समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक बार फिर से देखें। देखिए हम ये आपसे बताना चाहते हैं कि ये क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है एसएससी या रेलवे आपसे, रेलवे वाला या एसएससी वाला आपसे पूछना चाहता है कि वो बताना चाहता है आपसे कि आज तक भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनको राष्ट्रपति बनने के बाद पुरस्कार मिला है भारत रत्न का। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति, एक राष्ट्रपति ऐसा था जो राष्ट्रपति नहीं बना था लेकिन उससे पहले ही भारत रत्न मिल गया था। वो कौन हुआ करते थे, तो आपने याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए भारत रत्न की जो शुरुआत होती है वो भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 के अंदर भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, ये आपको मालूम है। 1954 के अंदर कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, तो आपने याद रखना है 1954 के अंदर जो भारत रत्न मिला था वो 3 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से आपने याद रखना है, कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार देखें, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर। इसका डिजाइन होता है जो पीपल का पत्ता होता है उसी प्रकार का इसका डिजाइन होता है भारत रत्न का। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। और ऐसा व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। राष्ट्रपति ये बने थे 1962 के अंदर, लेकिन इनको भारत रत्न मिल गया था 1954। 1954 में जिस साल भारत रत्न की शुरुआत हुई थी उसी साल ये पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को। जिसमें से 3 लोग कौन कौन हुआ करते थे, तो आपने याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे, सीवी रमन हुआ करते थे और चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य हुआ करते थे। याद रखना है स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य हुआ करते थे। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा, साथ के साथ में वीडियो को शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक या भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक या भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में जो परमाणु कार्यक्रम है उनका जनक किसे माना जाता है? तो भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। यदि आपसे पूछे कि भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ, 1974 में पोखरण राजस्थान में, इंदिरा गांधी के समय में। लेकिन भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब हुआ, 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी
वाजपेयी के शासनकाल में। 1998 वही साल है जब प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी 1968 में। पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में, 1969 के अंदर। सभी प्रश्न अच्छे तरीके से याद रखिएगा, सटीक तरीके से याद रखिएगा, लिखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह मुगल शासक कौन थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी? ऐसे मुगल शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी तो जहांगीर और बाबर, ऐसे दो मुगल शासक थे जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। जहांगीर, तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी थी, और तुजुक ए जहांगीरी तो किसने लिखी थी? जहांगीर ने। क्वेश्चन कई बार रिपीट कर लेता है, एसएससी वाला भी और रेलवे वाला भी। एसएससी वाला और रेलवे वाला आपसे प्रश्न कर सकता है, और वो प्रश्न ये करेगा, एसएससी सीजीएल तक प्रश्न पूछा जा सकता है। वो प्रश्न आपसे ये करेगा एसएससी वाला कि यदि वो कहे कि ऐसे कितने मुगल शासक हुए हैं जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखा, तो ऐसे मुगल शासक कितने थे? तो आपने याद रखना दो। कौन कौन से? बाबर और जहांगीर। बाबर जिसने लिखी थी तुजुक ए बाबरी, और जहांगीर ने लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी। तो ये चीजें याद रखिएगा, दो मुगल शासक बाबर और जहांगीर हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है, शायद आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा लेकिन कम पढ़ा होगा, और किसी स्टूडेंट ने ये प्रश्न पढ़ा भी नहीं होगा। वो प्रश्न क्या है? लीलावती प्राचीन भारत का एक वृत्तांत किससे संबंधित है? लीलावती प्राचीन भारत का वृत्तांत किससे संबंधित है? तो लीलावती जो है वो प्राचीन भारत का वृत्तांत किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। लीलावती गणित से संबंधित है, और लीलावती को किसने लिखा था? भास्कराचार्य ने लिखा था। देखें, लीलावती जो प्राचीन भारत का वृत्तांत है, ये लीलावती पुस्तक है, ये किसके ऊपर लिखी गई है? गणित के ऊपर। यदि याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, गणित से संबंधित। और किसने लिखी थी? तो आपने याद रखना है भास्कराचार्य। किसने लिखी थी बच्चे? भास्कराचार्य ने। तो याद रखिएगा भैया, ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं और बहुत मजेदार प्रश्न हैं। चलिए, संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया है? संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया है? ये आपसे पूछ रहा है कि संविधान जो है, भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान के अंदर इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया है? तो भारत के संविधान के अंदर यदि आपसे इंडिया का दूसरा नाम पूछे, तो भारत के संविधान में इंडिया का दूसरा नाम मिलता है भारत। और ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 1A, आर्टिकल 1A के अंदर मिलता है, अनुच्छेद 1A के अंदर। भारत के संविधान में इंडिया का दूसरा नाम मिलता है भारत, और ये कौन से में मिलता है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 1A के अंदर मिलता है। ये वीडियो आपके लिए निकट भविष्य में जो भी आगामी एग्जाम होंगे, प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी, उसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। आप लगातार वीडियो को पूरी एंड तक अवश्य देखें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? ये पूछ रहा है कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। तो ये आपसे पूछे, बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे। मानव ने पहला कदम चंद्रमा पर कब रखा था? तो याद रखना है 1969 के अंदर, 1969 के अंदर। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग हुआ करता था। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिसकी डेथ कब हो गई थी? 2012 के अंदर जिसकी डेथ हो गई थी। ये आपसे पूछना चाहता है रेलवे वाला, एसएससी वाला आपसे ये पूछना चाहता है कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो आप बताएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा के ऊपर पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा के ऊपर पहला कदम किसने रखा था? तो याद रख, कब रखा था? 1969 के अंदर। ऐसा बताया गया जाता है कि ये जो चंद्रमा पर 3 व्यक्ति गए थे, लेकिन 2 ही चंद्रमा पर उतरे थे। पहला व्यक्ति जो चंद्रमा के ऊपर उतरा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 के अंदर, और दूसरा व्यक्ति जो चंद्रमा के ऊपर उतरा था बर्ज एल्ड्रिन उतरा था। ऐसे ही एक छोटा सा हम मजाक कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं छोटी सी। आपका भी शायद बोर हो गए होंगे, लगभग 19 मिनट की क्लास हो गई है। देखिए, एक क्लास चली हुई थी, क्लास में एक मैडम ने पूछ लिया कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? तो बच्चों ने बताया, बच्चे होनहार थे, टैलेंटेड बच्चे थे आपकी तरह। बच्चों ने बताया कि मैम चंद्रमा के ऊपर पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। फिर मैडम भी थोड़ी समझदार थी, मैडम ने भी बच्चों से पूछ लिया कि चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था। तो इतना सुनते ही बच्चों को गुस्सा आ गया। तो एक बच्चे ने हाथ उठाया कि मैडम हम बताएंगे।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, खड़े हो जाइए, बताइए क्लास के अंदर। तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा पर भी दूसरा कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ये कोई है कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा के ऊपर लंगड़ी खेलने गया था। चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा, दूसरा भी नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ये कोई है कि चंद्रमा के ऊपर नील आर्मस्ट्रांग लंगड़ी खेलने गया था। तो आप याद रखिएगा, चंद्रमा के ऊपर पहला व्यक्ति उतरा था नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरा व्यक्ति कौन उतरा था? बर्ज एल्ड्रिन उतरा था। घटना कब की? 1969 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो भारतीय सिनेमा का, बॉलीवुड का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो याद रखिएगा वो कब उसकी शुरुआत हुई थी? 1969 में। CSSRI सेंट्रल सोयल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल के अंदर पड़ता है, वो उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1969 के अंदर हुई थी। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र 1969 के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लाजवाब तरीके से ये प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सितारे का रंग क्या दर्शाता है? देखिए, यदि आप तारा देख रहे हैं, शाम के समय में यदि आप तारा देखते हैं और वो अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा चमकीला आपको प्रतीत होता है, यदि अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा चमकीला आपको तारा प्रतीक हो रहा है, तो याद रख लेना, जिंदगी भर याद रखना कि जो तारा अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा चमकीला दिखता है उसका तापमान उतना ही ज्यादा होता है। यदि आपसे पूछे कि जो तारा कम चमकीला प्रतीक हो रहा है, तो याद रखिएगा उसका तापमान उतना ही कम है। जो सबसे ज्यादा चमकीला प्रतीक हो रहा है उसका तापमान उतना ही आपको ज्यादा मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो आज के बाद ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तारे का रंग उसका सूचक होता है तापमान का। तारे का रंग उसका सूचक होता है किसका? तापमान का। चलिए फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फेडरेशन कप किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आपने ये प्रश्न किस प्रकार से याद रखना है? देखिए, एफ से बन रहा है फेडरेशन, और एफ से ही क्या बनता है? फुटबॉल बनता है। तो फेडरेशन जो कप है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। बहुत अच्छे। चलिए, किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? यह आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम पर भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा? तो याद रखिएगा, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के की याद में। लेकिन इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ये आपने याद रखना है, किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो आप बताएंगे दादा साहब फाल्के की याद में। बहुत अच्छे। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? ऑप्शन देंगे इसमें, इस प्रश्न में ऑप्शन देंगे। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? हरिजनों के अधिकार के लिए, नागरिक आज्ञा भंग आंदोलन था, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के लिए, नील कामगारों की समस्या को हल करने के लिए। नील कामगारों की समस्या को हल करने के लिए 4 ऑप्शन है। तो आपने याद रखना, यदि आपसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था गांधी का, तो नील कामगारों की समस्या को हल करने के लिए था। चंपारण कहां पर पड़ता है? बिहार में। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और पटना किस नदी के ऊपर है? गंगा। और गंगा कहां से निकलता है? गोमुख से। और गोमुख कहां पर है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। इसी के साथ में प्रिय भैया आपने ये याद रखना है, जो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार के अंदर, वो नील कामगारों की समस्या को हल करने के लिए था। आपने उस क्षेत्र के अंदर नील वगैरह की कृषि होती थी, उसी कृषि से बचाने के लिए ये सत्याग्रह वगैरह किया गया था, और कर वगैरह, बोनस वगैरह दिलाने के लिए किसानों को ये सत्याग्रह किया था। लेकिन यहां से एक प्रश्न और उठता है, और वो प्रश्न ये पूछता है कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ करता था चंपारण सत्याग्रह, 1917, बिहार की बात है। लेकिन इसी के साथ में यहां से क्वेश्चन उठता है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का बुलावा, महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने दिया था। यह प्रश्न भी आधुनिक भारत के अंदर पूछ लेता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? संगम साहित्य क्या पूछ रहा है आपसे? यह पूछ रहा है कि जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य जिसका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, संगम साहित्य का जो संबंध है वो केरल और तमिलनाडु से है। कहां से है? केरल और तमिलनाडु से। संगम साहित्य का जो संगम है, जो संबंध है, संगम साहित्य का संबंध है कहां से? केरल और तमिलनाडु से इनका संबंध है। चलिए एक बार बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
याद रखेंगे ना अच्छे तरीके से। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिएगा, और किसी भी वीडियो को यदि आप देखते हैं तो उस वीडियो को पूरी जरूर देखें, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है या कितना नहीं। तो आप वीडियो को एक बार पूरी जरूर देखें, इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपका सफलता ही हमारी प्राथमिकता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन पूछ रहा है कि तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है। तोरा बोरा, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तोरा बोरा, तोरा बोरा की जो पहाड़ी है, तोरा बोरा हिल्स कहां पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा अफगानिस्तान के अंदर। तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां पर पड़ती है, अफगानिस्तान। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, डोरंड रेखा, जिसका निर्धारण कब हुआ था, 1896 के अंदर। ये 1896 वही साल है जब भारत के अंदर पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में। और उस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, देखिए राष्ट्रीय गीत जो गाया गया था वो कब गाया गया था, 1896। कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। और उस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह साहनी। कौन हुआ करते थे, रहीमतुल्लाह साहनी उस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। उसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित बिशन नारायण दत्त उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लेकिन याद रखना है, पहली बार राष्ट्रीय जो गीत गाया गया 1896 के अंदर, डोरंड रेखा खींची गई 1896 में, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई 1896 में, अल्फ्रेड नोबल की डेथ हुई 1896 के अंदर। और इसी के साथ में आपने याद रखना है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत की थी 1896-97 के अंदर। बहुत अच्छा प्रश्न है। तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां पर है, अफगानिस्तान के अंदर। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है, तो आपने याद रखना है डूरंड रेखा। क्या नाम है, डूरंड रेखा। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। देखें एक बार लिख देते हैं। यह आपसे पूछ रहा है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम किससे संबंधित है, तो आपने याद रखना पत्रकारिता से संबंधित। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जो पुरस्कार दिया जाता है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा ये प्रश्न, लेकिन फिर हमने बता दिया है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जो पुरस्कार है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपने याद रखना पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से है, पत्रकारिता। लेकिन इस गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1961 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम ये देखेंगे कि 1961 से कौन कौन से प्रश्न निकलते हैं। याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। याद रखना, विश्व का प्रथम व्यक्ति जिसका नाम था यूरी गागरिन, जो अंतरिक्ष में गया था 1961 में। और कल्पना चावला का जन्म भी कब हुआ था, 1961 के अंदर ही जन्म हुआ था। इसी के साथ में आपने याद रखना है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 के अंदर जिसकी शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। लोकसभा के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव है, लोकसभा के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव है, वो न्यूनतम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, तो लोकसभा के अंदर लगभग 50 सदस्य होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए। तो आपने याद रखना 50 सदस्य। एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, तो 50 सदस्यों के द्वारा। हालांकि इसका ये प्रश्न भी पूछ लेता है 1/10। ये भी आप यदि पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे, पॉलिटी के अंदर 1/10 सदस्य होने चाहिए, 50 सदस्य होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किसको निम्नलिखित राज्यों में से किसको लाभ मिला है। यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सरदार सरोवर जो योजना है उससे कौन कौन से राज्य को लाभ मिला है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य जिसमें नाम आता है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात के अंदर पड़ती है, याद रखिएगा। और इसी के किनारे स्टैचू जो प्रतिमा है किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सरदार सरोवर बांध के निकट ही पड़ती है। सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसकी प्रतिमा सरदार सरोवर बांध के निकट ही पड़ती है। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। नर्मदा नदी का सबसे बेहतरीन जो प्रश्न निकलेगा वो प्रश्न ये निकलेगा, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम में बहती है, जो अरब सागर के अंदर गिरती है, कौन सी नदी आएगी? नर्मदा नदी। उसी नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है एक बांध जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। और वो सरदार सरोवर बांध जिससे लाभान्वित होने वाले राज्य, जिससे फायदा कौन कौन से राज्य को पहुंच रहा है, लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वीं सदी का सिल्क रूट किसे माना जाता है? 21वीं सदी का सिल्क रूट किसे माना जाता है? देखें, यह पूछ रहा है कि 21वीं सदी के अंदर, 21वीं जो सदी है, 21वीं सदी, इसका सिल्क रूट किसे माना जाता है? 21वीं सदी का सिल्क रूट किसे माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, ईरान और मध्य एशिया के बीच रेल कड़ी को, ईरान और मध्य एशिया के बीच रेल कड़ी को याद रखना है। ये 21वीं सदी का सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। 21वीं सदी के सिल्क रूट के नाम से किसे जानते हैं? 21वीं सदी का जो सिल्क रूट है उसके नाम से किसे जाना जाता है? तो ईरान और मध्य एशिया के बीच रेल कड़ी को 21वीं सदी का सिल्क रूट कहते हैं। ईरान और मध्य एशिया के बीच जो रेलकड़ी है, ईरान और मध्य एशिया के बीच जो रेलकड़ी है, उसको 21वीं सदी का सिल्क रूट कहते हैं। ये आपने याद रखना है। 21वीं सदी का सिल्क रूट किसे कहते हैं? तो आप अच्छे तरीके से आंसर देंगे। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? ऐसा कौन सा वंश है जिसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल के नाम से किसको जानते हैं? गुप्त शासन को जानते हैं, गुप्त काल के शासन को जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे क्वेश्चन। देखिए, रिपीट इसलिए करते ताकि आप अच्छे तरीके से फिर से याद रख सकें। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, गुप्त शासनकाल को। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्टता है? क्या पूछ रहा है? ग्रामीण स्वायत्तता। देखिए एक बार, ग्रामीण जो स्वायत्तता है, ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्ट पहचान है या किसके शासनकाल की विशिष्टता है? याद रखिएगा, ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्टता है या विशिष्ट पहचान है? तो आप याद रखिएगा, चोल साम्राज्य या चोल शासनकाल की। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ग्रामीण जो स्वायत्तता है ये किसके शासनकाल की विशिष्टता है? तो आप बताएंगे चोल शासनकाल की। किसके शासनकाल की? चोल शासनकाल की। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? ये क्या पूछ रहा है आपसे कि एक क्रांति है जिसका नाम है इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष जो क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो देखें, इंद्रधनुष क्रांति यदि कभी भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेता है तो उपरोक्त सभी कर देना। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध सभी क्रांतियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। देखें, जैसे रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, और यदि आपसे पूछे कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार यदि कुछ भी पूछता है आपसे, अमृत क्रांति नदी जोड़ो योजनाओं से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार यदि कुछ भी आपसे पूछता है तो आप बता देंगे। लेकिन इंद्रधनुष क्रांति पूछे तो ऑप्शन के लास्ट में मिलेगा उपरोक्त सभी या इन सभी क्रांतियों से, ये ऑप्शन में मिलेगा। तो इंद्रधनुष जो क्रांति है वो सभी क्रांतियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। इंद्रधनुष जो क्रांति है वो क्या है? सभी क्रांतियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। कौन सी? इंद्रधनुष क्रांति। चलिए,
भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु चाहिए वो 35 चाहिए। तो याद रखिएगा, भारत में सेनाओं का सुप्रीम कमांडर जो होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से दो देशों को पाक जल संधि जोड़ती है? देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये अभी तो पूछ रखा है पाक जल संधि कौन से दो देशों को जोड़ती है। आपको हालांकि ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन आज ऐसा आएगा जिंदगी में नहीं बोलेंगे। कभी कभी ये पूछ लेता है पाक चैनल कौन से दो देशों के मध्य है, और कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि पाक स्ट्रेट कौन से दो देशों के मध्य है। पाक जल संधि पूछे आपसे कि पाक जल संधि कौन से दो देशों के मध्य है, तो आपसे पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पाक चैनल कौन से दो देशों के मध्य है, और आपसे ये भी पूछ सकता है पाक स्ट्रेट कौन से दो देशों के मध्य है। तीनों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि पाक जल संधि कौन से दो देशों के मध्य है, ये भी पूछ सकता है कि पाक चैनल, और ये भी पूछ सकता है कि पाक स्ट्रेट कौन से दो देशों के मध्य है। पाक स्ट्रेट, पाक चैनल या पाक जल संधि कौन से दो देशों के मध्य है। तो कभी एग्जाम में यह भी मिलेगा भारत और पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान मत कर देना आप। एग्जाम में भारत और पाकिस्तान भी मिलेगा, लेकिन भारत पाकिस्तान करते ही आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत और किसके मध्य स्थित है? तो श्रीलंका के मध्य। भारत और किसके मध्य? श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान ऑप्शन एक ही मिलेगा, आप भारत और पाकिस्तान मत कर देना। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक स्ट्रेट, पाक चैनल, पाक जल संधि। तो याद रखिएगा ये चीजें, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। पाक स्ट्रेट वगैरह ये सभी के भारत और किसके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है? शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है? तो याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों तक शिक्षा का प्रावधान देता है। और आज का लास्ट प्रश्न, चंद्रमा की धरती पर, अब ऑप्शन है 4, चंद्रमा की धरती पर द्रव्यमान और वजन कम होता है, द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है, द्रव्यमान और वजन वही रहता है, सिर्फ द्रव्यमान कम होता है। तो याद रखिएगा, चंद्रमा की धरती पर द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम हो जाता है। इसी के साथ में ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टडी ग्रुप है उसके अंदर वीडियो को शेयर करें। और ये निकट भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे, जैसे SSC जो भी एग्जाम लेगी, रेलवे जो भी एग्जाम लेगी, उसके लिए आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।